सो गाइज वेलकम बैक। और मैन्युफैक्चरिंग जो चैप्टर 8 है इसका पार्ट 3 है। वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट हमने पहले ही अपलोड किया हुआ है, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। हमने मेजर इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस कर रहे थे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी वैल्यूएबल चीज को उसमें से थोड़ा सा इनपुट डालने के बाद, कोई भी रॉ मटेरियल को उसमें इनपुट डालने के बाद उसको एक अच्छी वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना, वो एक मैन्युफैक्चरिंग था। इस पिछली क्लास के अंदर हमने कॉटन के बारे में और साथ में और चीज़ों के बारे में हमने पढ़ने की कोशिश करी थी। वीडियो के अगले पार्ट में हम आगे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन सभी प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़ेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ तो आप स्पेशल जुड़ सकते हैं, सो वहां पे जरूर जुड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर शुगर इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है, क्योंकि 8% प्रोडक्शन इंडिया के अंदर शुगर इंडस्ट्री का देखने को मिलता है। मतलब बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चीनी के व्यापार के अंदर लगा हुआ है। अब आपको लगता है कि शायद से जो गन्ना होता है, अगर 8% भारत के अंदर उग रहा है तो सिर्फ उससे क्या चीनी बनाई जाती है? तो ऐसा नहीं है, जगरी भी है, जैसे आप जलेबी बोलते हैं, और खंडसारी भी बोला जाता है। तो मतलब खंडसारी एक अलग चीज है, तो उसका प्रोडक्शन भी हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। कम से कम 4 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है इससे जनरेट हो रहा है। हालांकि कोरोना काल की वजह से थोड़ा बहुत लो हुआ था, तो इसमें 4 लाख 2011 के डेटा के अनुसार है। 2019, 21, 22 के जो डेटा होंगे उनमें शायद से इसका एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ सकता है। यूपी, महाराष्ट्र और आपके झारखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसे इलाकों में, पंजाब के इलाकों में तो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन शुगर इंडस्ट्री 8% ऑफ द पीपल को अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रही है तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पे इसका लोकेशन बहुत मैटर कर जाता है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि शुगर जो होता है ना, जो भी आप गन्ना उगाते हैं उसके अंदर कुछ ऐसा एक क्या कहते हैं केमिकल होता है, या ऐसा कुछ चीज होता है कि अगर आपने उसे काट दिया, काटने के बाद उसे इंस्टेंट ही आपको फैक्ट्री तक पहुंचाना होता है। अगर आप उसे इंस्टेंट नहीं पहुंचाएंगे तो कुछ टाइम के बाद या तो उसका वेट कम होने लगेगा, या जो उसकी मिठास है, जो वैल्यू है, वो कम होने लग जाएगी। इसलिए जो शुगर इंडस्ट्रीज होती है वो इंडस्ट्री ज्यादातर नियर बाय हमें इंडस्ट्रीज के पास ही देखने को मिलती है, क्योंकि इस क्रॉप में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वजन का कम हो जाना, है ना। तो इसकी वजह से फिर दिक्कत नहीं होता है। तो इसके अंदर जो क्या कहते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो सुक्रोज करके एक सामग्री होती है जिससे मिठास का पता चलता है, वो कम होने लग जाता है। तो इसलिए हमें दिक्कत हो जाती है। ज्यादा ट्रॉपिकल जोन और ह्यूमिडिड इलाकों में हमें देखने को मिलता है। तो भारत का ये हिस्सा, जैसे कि मैंने बताया, ज्यादातर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इधर थोड़ा सा उड़ीसा के नीचे वाला हिस्सा, तो इधर के इलाकों में हमें देखने को मिलता है कि ऐसे इलाकों में ये इंडस्ट्री देखने को मिलती है। इंडिया सेकंड नंबर पे क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से खाली है। और तो आप लोगों को पता है यार कि हमें वैसे भी नॉलेज के लिए पहला पता होना जरूरी है। मैं ना भी बोलूं तो भी आप जरूर सर्च कर लिया करिए। दूसरा, महाराष्ट्र पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है चीनी का। उसके बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। तो याद रखना, बेचने वाला, बनाने वाला, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। दोस्तों याद रखना, ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। ये इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री की वजह से दूसरी इंडस्ट्री भी काम कर रही है। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, वैसे तो 1960s में केमिकल इंडस्ट्री जो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री थी, जमीन के अंदर से पेट्रोल निकालना, रिफाइनरी इंडस्ट्री जिसकी वजह से बढ़ती चली गई। देन फाइनली बहुत सारे आइटम जो थे रॉ मटेरियल के रूप में पेट्रोकेमिकल के अंदर इस्तेमाल होने लगे, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की वजह से, इसके रॉ मटेरियल की वजह से दूसरी और इंडस्ट्रीज भी डेवलप होने लग गई। अब इसीलिए इस इंडस्ट्री को हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। इसकी सब इंडस्ट्री ये सारी की सारी है। मतलब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से प्लास्टिक वाला हिस्सा जो है वही बन रहा है, पॉलीमर है उसका भी बन रहा है, सिंथेटिक फाइबर भी उसका भी बन रहा है, सारे इसी इंडस्ट्रीज के पार्ट बन जाते हैं। आज की डेट में बहुत सारे धांधलीबाजी आपको फिल्मों में देखने को मिलती है, तो वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब ये जो इंडस्ट्रीज है, अब क्योंकि ये तो हमें पता है कि मुंबई ये हब सेंटर है, तो ये तो आपको याद रखना है, क्योंकि मुंबई के अंदर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि कोस्टल लाइन वाला हिस्सा वहां पे है, और दूसरे इलाकों से, दूसरी कंट्री से कनेक्ट होने वाला हिस्सा मुंबई ही हमें देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर हम देखें तो इसकी 3 ब्रांचेस है। नंबर 1 ब्रांचेस जो क्या कहते हैं, सरकार की अपनी खुद की इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सरकार की अपनी पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है। इसके अंदर ये लोग पॉलीमर, क्लाइमल क्या कहते हैं, केमिकल, फाइबर और फाइबर इंटरमीडिएट ये बनाती है। दूसरा, ये कोऑपरेटिव वाली है, तो इसमें ये ज्यादातर नायलॉन जो है ये बनाने की कोशिश करती है, पॉलीमर बनाने की कोशिश करती है। ये प्राइवेट है। प्राइवेट जो थी 1960 में जब निजीकरण हुआ था कंपनियों का, जब जाके ये वाली कंपनी जो थी, क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं मिल रही है, आपकी बुक में मिल जाएगा, तो इसको प्राइवेट कर देगा। देखो मतलब कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको सरकार प्राइवेट भी बना देती है, तो ये प्राइवेट करा गया, और ये ज्यादातर छोटे
लेवल पे, बड़े लेवल पे तो सरकार के अंडर में ही आता है। इस कंपनी का मेन काम होता है कि प्लास्टिक जैसी चीज़ों को रीयूज कर देना, जैसे कोई पन्नी है, कोई आपका कोई भी टिम्बर, जो भी प्लास्टिक का सामान है, ये सारा खरीदती है और उसको रिसाइकल बनाने की कोशिश करती है। हालांकि बहुत ही डेंजरस काम होता है, लेकिन ये बनाने का काम किया जाता है इस कंपनी के द्वारा। छोटे स्केल पे होता है, लेकिन ये प्राइवेट लेवल पे हमें देखने को मिलता है। अब एक और इंडस्ट्रीज है, वो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज है। ये इंडस्ट्री आपने बहुत बार सुनी होगी, आपके फोन पे मैसेजेस आ जाते हैं अपने आप कहीं से भी। आप कहते हैं ये इंश्योरेंस ले लीजिए, वो लोन ले लीजिए, आपको इतने % यहाँ छूट मिलेगी, लेंस कार्ड वगैरह वगैरह। ये जो डेटा टाइप वाली नॉलेज होती है ना, तो वो है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री आज की डेट में इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशन है। बड़ी बड़ी एमएनसीयां जो है वो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं। कॉल सेंटर जितने भी होते हैं वो सारे आज की डेट में ये इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक के बिहाफ पे अगर आप देखें तो अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना कोई लड़का 18-19 साल का, 20 साल का बच्चा अगर है, उसकी इंग्लिश अच्छी है तो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके वो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकता है, उसको ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है एक्सपोर्ट एक्सपेंडिंग हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर ज़्यादातर ऐसी इंडस्ट्रीज के हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो इसीलिए इसने बहुत सारे उद्योगों को आज की डेट में पीछे छोड़ दिया। सही बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे लोग जाना पसंद इतना कम करते हैं। लोग कहते हैं कि अपना खुद प्राइवेट सेंटर में कहीं काम कर लो, कॉल सेंटर में, किसी बीपीओ में, केपीओ में काम कर लो, वहाँ ज़्यादा अच्छा है, टेंशन फ्री है। 2% ऑफ द जीडीपी शेयर करता है, क्वालिटी प्रोड्यूस जो करता है काफी ठीक ठाक है। एमएनसी जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन का काम कर रही है, बिल्कुल सही बात है। अब हुआ क्या, शुरुआती समय में हमारे भारत के अंदर बहुत सारी चीजें सरकारी हिस्सों में ही थी, सरकारी पार्ट में ही थी, लेकिन उसके बाद 1991 के बाद सिस्टम बदला। हमने बहुत सारी बाहर की कंपनियों को अपनी कंट्री के अंदर बुलाना चालू करा। इससे हमें फायदा हुआ कि बाहर की कंट्री जब हमारी कंट्री में आने लगे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लग गया, इन्वेस्टमेंट आने लग गया, तो इससे बहुत फायदा हुआ। और जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LPG बोलते हैं, जिसे हम लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, इसके अंदर हम लोगों ने ये करा कि हम लोगों ने ये गेन को बनाने के लिए, अपनी कंट्री को और अच्छा करने के लिए हमने इसको करने की शुरुआत करी। इसका मेन मतलब ये था कि अगर कोई कंट्री बाहर से आएगी तो हमारा जो ग्रोथ का लेवल होगा ना वो बढ़ता ही चला जाएगा। इसीलिए हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए भी करा था इसे, और दूसरा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगा इसी वजह से। मान लीजिए आपकी कंट्री के अंदर MTNL काम करता था। MTNL ये पूरी तरीके से एक संस्था है जो लोगों को क्या कहते हैं, मुहैया क्या करवाती है, टेलीफोन से बात करने का या इंटरनेट का। लेकिन MTNL सरकारी था, कोई प्राइवेट आ जाए, कोई किसी देश के अंदर प्राइवेट आ जाए, स्टारलिंक जैसे कि जेफ बेजोस, आपका एलॉन मस्क जो है वो लाने की सोच रहा है। अब स्टारलिंक आ जाएगा तो MTNL को क्या मिल जाएगा, कंपटीशन। तो कंपटीशन बढ़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो MTNL अपने आप इंप्रूव करने की सोचेगी। आज की डेट में एयरटेल की जो पैक है, मतलब जो एयरटेल का रिचार्ज है, वो जियो के कंपैरिजन में महंगा है। देखो इसीलिए क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। हर कंपनी कहती है कि हम तुम्हें ये दे रहे हैं, हम तुम्हें वो दे रहे हैं। जब तक दूसरी कंपनी आपके सामने नहीं आएगी तो सिंपल सी बात है, अपनी खुद की कंपनी को कंपटीशन फील ही नहीं होगा। तो इसीलिए हम इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें करते हैं, और इसीलिए हमने LPG जो है वो लेके आए। अब इसको हम कैसे करते हैं, इससे हम ये करते हैं कि जितनी भी लाइसेंस बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, उनको ही क्या कहते हैं, हमने कहा कि हम तुम्हें परमिशन देंगे, और उसके बाद फ्री ट्रेड जो होगा बाहर की कंट्रीज हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई गई, कैपिटल मार्केट बनाया गया। उसके बाद ओपन ट्रेड, ऑफकोर्स जैसे हमने बताया था कि भाई हम लोग सीज बनाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो हमने बनाया। और हमने कहा कि हम लोग क्या कहते हैं, अबॉलिश करेंगे चीजों को धीरे धीरे करके, जो प्राइवेट हाथों में तो है, लेकिन अगर वो सरकार के खिलाफ काम तो नहीं कर रही है, या नेचर के खिलाफ तो काम नहीं कर रही है, उसके ऊपर ही फोकस करा जाएगा। उदारीकरण यानी कि लिबराइज इंडस्ट्रीज लोकेशन प्रोग्राम, ये भी चलाने की कोशिश करी जाएगी। इसके तरीके क्या निकाले हम लोगों ने, हमने पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया, और ज्यादातर सेक्टर जो सरकार के हाथ में होने चाहिए, रेलवे, ऑटोमेटिक चीजें, या न्यूक्लियर जैसी चीजें, आर्मी की सिक्योरिटी जैसी चीजें, ये हम क्या रखेंगे, ये हम सिर्फ और सिर्फ सरकार रखेंगे। बाकी दूसरी जो चीजें हो सकती है उन्हें हम प्राइवेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर हम शेयर होल्डर कर सकते हैं, जैसे कि अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल हमें पता है, तो उसकी वो सरकारी है, तो उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट कर रखा है हम लोगों ने। उसके बाद नो प्राइवेट परमिशन इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन द डी लाइसेंसिंग सेक्टर, मतलब जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसको हम क्या कहते हैं, कभी भी इंडस्ट्रीज के अंदर फोकस करने नहीं देंगे या आने नहीं देंगे। इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही देखा जाएगा। ग्लोबल मैनेजमेंट स्किल जो होगा वो देखने की कोशिश करी जाएगी इसके अंदर। और यहाँ पे MNC जो है प्राइवेट सेक्टर पे, उनको उदारीकरण का बात करा जाएगा। मान लो कोई
ओप्पो है, वीवो है, बाहरी कंट्री अगर आना चाहती है हमारी कंट्री के अंदर आए, लेकिन क्या कहते हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कितने % हमारे भारत को प्रॉफिट कमा के दे रही है ना, तो इसीलिए। और यहाँ पे दूसरा हमने माइनिंग वाली जो स्ट्रैटेजी होती है वो भी हमने प्राइवेट करा है, होता सरकार का है। मतलब कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे घर के नीचे कोल निकला तो ये कोल मेरा हुआ, नहीं, सरकार का होगा, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी जो होगी वो उसको निकालने का काम कर सकती है, तो ऐसे प्राइवेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद स्टेप क्या होगा, स्टेप ऑफकोर्स ये होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। हमें जो भी क्या कहते हैं अगर कोई बाहर से एमएनसी कंपनी आ रही है तो उसके लिए हमें रिस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे, स्टेप ये होंगे। दूसरा, हम इंडियन कंपनी को कोलैब करने का परमिशन देंगे दूसरी कंट्रियों के साथ, जैसे जैगवार ने BMW के साथ कर रखा है, हमें पता है। और हम इसकी वजह से क्या करेंगे, बहुत बड़े लेवल पे अपनी कंट्री के अंदर बनाए हुए सामान को बाहरी कंट्री में बेच पाएंगे। तो ये एक तरीका है, इससे हम एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट कर पाएंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में। अब भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अपने औद्योगिक चीजों की वजह से बहुत फेमस है और उनकी लोकेशन की वजह से बहुत फेमस है। जैसे कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, इंडस्ट्रीज वर्कर बहुत सारे, उनकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, उसके बाद उनका आउटपुट अलग अलग हो सकता है, और जो भी वो वैल्यू बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का, सामान का, वर्कर का, वो अलग अलग हो सकता है। और यहाँ बहुत सारी है, आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। पुणे, मुंबई, पुणे, ये कॉटन के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पीरियड पे, अंग्रेजों के टाइम पीरियड से फेमस थी है ना। और रिफाइनरीज के लिए, पेट्रोकेमिकल के लिए, लेदर गुड्स के लिए, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, ड्रग, फर्टिलाइजर, इन सब के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद हुगली है, हुगली जो है आपको पता है ये जो फेमस है, ये अपने आयरन माइन के लिए फेमस है, चीप वर्कर के लिए फेमस है, कोल्ड फील्ड के लिए फेमस है ये। उसके बाद ये टेक्सटाइल वक्सटाइल ये सब आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फर्टिलाइजर ये सब वगैरह। उसके बाद बेंगलोर और चेन्नई रीजन, ये रीजन जो है उस टाइम पीरियड में मदुराई के अंदर स्थित है, और ये ज्यादातर फेमस है अपने गुड्स के लिए, एस्टेमल के लिए, रबर इंडस्ट्रीज के लिए, पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरीज के लिए, इन सब चीजों के लिए फेमस है। दूसरा गुजरात इंडस्ट्री रीजन, ये ज्यादातर क्या कहते हैं कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है क्योंकि ये बंदरगाह के आसपास स्थित है ना, इसीलिए। न्यूक्लियर प्लांट भी यही है। छोटा नागपुर इंडस्ट्री रीजन, ये अपने क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड पे आयरन और लाइमस्टोन, कोल्ड फील्ड, इनके लिए बहुत फेमस है, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। उसके बाद विकास विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम जो है जिंक और जो जो छोटे मिनरल्स होते हैं उनके लिए बहुत फेमस है। इनमें से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन है, ये वाला पार्ट ये आपके करंट में आ सकता है, और आपको ये वाला पार्ट जो है ज्यादा याद करने की जरूरत है। फास्टेस्ट ग्रोथ है, बहुत तेजी से मिनरल्स के लिए फेमस हो रही है। लाइट इंडस्ट्री जैसे कॉल सेंटर, एयरपोर्ट्स वगैरह वगैरह, ये सब हमें यही देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक, वुडन, टेक्सटाइल, उसके बाद क्या कहते हैं गुड्स है, शुगर मिल है, साइकिल एग्रीकल्चर, रिसाइकल एग्रीकल्चर समथिंग, इंप्लीमेंट सॉफ्टवेयर, ग्लास, लेदर गुड्स, ये सारी चीजें इसकी वजह से फेमस है, और ये सेंटर इसके अलग अलग जगहों पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ी सारी चीजें जो आपको थोड़ी सेल्फ पढ़नी पड़ेंगी, वो आज की डेट में करंट बिहाफ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इस चैप्टर का मेन रिव्यू यही था। आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी कि क्या है, कैसे है, कैसे। अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा, अगर आप बुक में सरसरी नजर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।